हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते क्या है। तो शेयर मार्केट में 250 के बाद की जो नई और इमर्जिंग कंपनियां होती है उनमें ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब नई और इमर्जिंग कंपनियों में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छे खासे रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं और मार्केट की खराब कंडीशन में ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं। तो अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तभी इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। अब हम इन दोनों म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 57.3% का, जबकि टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 50.7% का रिटर्न्स एक साल में दिया हुआ है। 3 साल में बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 31.3% का, जबकि टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 31.6% का। 5 साल में बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 42% का, जबकि टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 37.2% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। अगर आपने भी दोनों में से किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने रिटर्न्स के सामने आपको, कितने इन्वेस्टमेंट के सामने आपको कितना रिटर्न्स मिला हुआ है। अब हम इन दोनों म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू करनी है तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपीज़ या लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो, जबकि टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी अमाउंट 100 रुपीज़ या लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एक्सपांस रेशियो के बारे में। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। पर कभी भी कम एक्सपांस रेशियो को देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रिटर्न्स है। अगर कोई म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न्स लाकर दे रहा है और उसका एक्सपांस रेशियो कंपेरेटिवली दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है तो हमें रिटर्न्स के ऊपर फोकस करना है, ना कि एक्सपांस रेशियो के ऊपर। अब बात कर लेते हैं एनएवी के बारे में। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए, तो 5000 डिवाइड बाय अगर आप एनएवी करोगे तो जो भी अमाउंट आपको मिलेंगे उतने के यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। मार्केट अच्छा रहा तो आपको कम यूनिट्स अलॉट होंगे और अगर मार्केट में डाउनफॉल रहा तो आपको ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे। इसीलिए मैं हर बार कहता रहता हूं कि जब कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया का फंड 19 दिसंबर 2018 से कार्यरत है, जबकि टाटा का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 12 नवंबर 2018 से कार्यरत है। लोगों ने इनमें जो पैसा लगाया हुआ है तो बैंक ऑफ इंडिया में लोगों ने 1341 करोड़ रुपीस लगाए हुए हैं, जबकि टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लोगों ने 8449 करोड़ रुपीस लगाए हुए हैं। अगर आपने एक साल के भीतर अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज दोनों म्यूचुअल फंड में देना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड ने कैसा किन किन कंपनियों में निवेश किया हुआ है। तो बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टरों के पैसे को विजयन डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड, अरविंद लिमिटेड, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, केएसबी लिमिटेड, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, एगिस लॉजिस्टिक लिमिटेड, रेडिको खेतान लिमिटेड, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड, अमार राजा एनर्जी एंड मोबाइल लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। जबकि टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने सीई इन्फोसिस्टम लिमिटेड, केएसबी लिमिटेड, टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, रेडिको खेतान लिमिटेड, गुजरात पीपलाव पोर्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड, इलैंड बैक इंडिया लिमिटेड, क्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, किर्लोस्कर फ्यूमिनेटिक कंपनी लिमिटेड और बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब मिस्टर ध्रुव भाटिया बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं और मिस्टर चंद्र प्रकाश पड़िया टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब जो ये बैंक ऑफ इंडिया की एएमसी है वो 31 मार्च 2008 से कार्यरत है, जबकि टाटा की एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी 30 जून 1995 से कार्यरत है। अब इन दोनों म्यूचुअल फंड जो एंटिटी नज़र रखती है यानी कि कस्टोडियन, तो बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो कस्टोडियन है वो है डस्टचेक बैंक और टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर नज़र रखने वाला कस्टोडियन है एचडीएफसी बैंक। और
इन दोनों के जो कागजी काम और एप्लीकेशन काम मैनेज करती है, तो बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के केस में वो है केफिनटेक और टाटा के स्मॉल कैप केस में वो है कैम्स। अब हम बात कर लेते हैं कि इन म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में। तो अगर आपने 1 साल के भीतर अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाल लिया तो आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकाले हुई पूरी रकम पर देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% पर देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको उस फाइनेंशियल ईयर के लिए 1,25,000 का अजम्पशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 5 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किए तो 5 लाख के सामने अगर आपको 3 लाख रुपए मिले तो आपकी टोटल अमाउंट हो गई 8 लाख रुपए। तो उस 8 लाख में से सबसे पहले आप अपने निवेश को अमाउंट को निकाल दीजिए, यानी 5 लाख बाद कर दीजिए। उसके बाद जो आपके पास 3 लाख का प्रॉफिट बचेगा उसमें से भी आपको 1.25 लाख का अजम्पशन मिल जाएगा और बाकी बची अमाउंट पर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।